हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रतन कुमार। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से मिले हैं और आज भी आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे आप। आज का टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले इस टॉपिक को समझते हैं और फिर इस पे बेस्ड कुछ जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, आइए पहले इसको हम लोग समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब है कि दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। वैसा एक्सपेंडिचर जो किया जाता है फॉर परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। An expenditure which are incurred for purchasing fixed asset means कोई फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल। दूसरी बात है वैसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक साल से अधिक मिले। देखिए, जिसका बेनिफिट क्या होगा, विच बेनिफिट will realized in more than one accounting year। जिसका बेनिफिट एक साल से अधिक दिनों तक मिले, वैसा एक्सपेंडिचर जो हम लोग ने फिक्स्ड एसेट पे किया जिसका बेनिफिट एक साल से अधिक दिनों तक मिलता है। और भी है कि वैसा एक्सपेंडिचर increases the earning capacity of the business। वैसा एक्सपेंडिचर जो आपके अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे, इफिशियंसी को बढ़ा दे, इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। या यदि कोई आपका मेजर रिपेयर होता है, मेजर रिपेयर ऑन एसेट, किसी एसेट पे मेजर रिपेयर। देखिए, माइनर रिपेयर और मेजर रिपेयर। माइनर रिपेयर जो होगा वो आपका कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जबकि मेजर रिपेयर होगा जो आपका जिसका बेनिफिट आपको मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर आपका मिलेगा। इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसको हम लोग एसेट मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? एसेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? एसेट होगा। मींस इसका बेनिफिट एक साल से अधिक दिनों तक मिलेगा, इसीलिए इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये कहां दिखाएंगे? इट विल बी shown in
बैलेंस शीट। देखिए इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। आपको मैंने बताया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, आपका सबसे फर्स्ट क्लास में ही हम लोग ने पढ़ा था, इसमें आपका दो तरह का स्टेटमेंट बनाते हैं, एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और एक बनाते हैं हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट जो बनाते हैं इसमें हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है इसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कि जिसका बेनिफिट 1 साल से अधिक दिनों तक मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने लैंड परचेज किया, परचेज ऑफ लैंड, बिजनेस में आपने लैंड परचेज किया या मशीनरी परचेज किया, जिसका बेनिफिट हमको क्या होगा, 1 से अधिक सालों तक मिलता है। इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, मींस इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, जिसका बेनिफिट हमको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक मिलता रहेगा। जैसे आपका देखिए परचेज ऑफ मशीनरी एटसेट्रा। तो मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। वैसा एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने में, फिक्स्ड एसेट को परचेज करने में आपका होता है, इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसका बेनिफिट आपका 1 से मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर तक आपका होता है, मींस आपका विच बेनिफिट गोज टू मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मींस आपका उसको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इस तरह से सालों साल आप उसको यूज करते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिजनेस में आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, इसका पर्पस होता है कि आप बिजनेस में इसको यूज करके रेवेन्यू जनरेट करना। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आप बोर्ड खरीदते हैं, वहाँ पे आप बेंच खरीदते हैं, वहाँ पे एसी लगाते हैं, वहाँ पे आपका जो है बिल्डिंग बनाते हैं। तो इस तरह का जो एक्सपेंडिचर होता है, इसका बेनिफिट हमको 1 से अधिक सालों तक मिलता है, इसीलिए इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा देखिए आपका कह रहा है एन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। मान लीजिए आप जो है, आपका बिल्डिंग है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, और वहाँ आपका उसको आप जो है रिमॉडलिंग करके आपका और बड़ा बनाते हैं, उसमें और कैपेसिटी डेवलप करते हैं। तो इस तरह के भी एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मेजर रिपेयर करते हैं आप। देखिए माइनर रिपेयर एंड मेजर रिपेयर। जो माइनर रिपेयर होगा, छोटा मोटा रिपेयर होगा, तो आपका उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। लेकिन यदि आपने ज़्यादा खर्च कर दिया, मान लीजिए कोई आपका मशीनरी है, उसमें आप जो है आप कुछ पार्ट को छोड़ करके सारा पार्ट बदल दिया, तो इस तरह के आपका जो रिपेयर होता है, इसको भी हम लोग बोलते हैं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और देखिए ये आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इसको हम लोग एसेट मानेंगे और इसको दिखाएंगे कहाँ, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसको दिखाएंगे कहाँ, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये तो था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर संबंधित कुछ बातें। इसके अलावा देखिए आते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए कि आपका वैसा एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहिए, या आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कर सकते हैं आप। ये देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें क्या है कि वैसा एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को डे टू डे चलाने से संबंधित है ना। ये आपका देखिए इसको कहते हैं डे टू डे ऑपरेटिंग द बिजनेस, है ना। एक्सपेंडिचर ऑन डे टू डे ऑपरेटिंग द बिजनेस, वैसा एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए चाहिए। इस तरह के एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो 1 साल में आपका खत्म हो जाता है, जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा तक नहीं मिलता है, जिसका बेनिफिट आपका 1 साल में एक्सपायर करता है। विच बेनिफिट
will expire within one accounting year, जिसका बेनिफिट हमको एक साल में खत्म हो जाता है। मीन्स वैसा एक्सपेंडिचर जो एक साल में जिसका बेनिफिट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कि जिसको हम लोग आपका एक साल के अंदर, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल एक ले सकते हैं आप, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका बेनिफिट आप जैसे यूज किया, कंज्यूम किया, खत्म। जैसे आपका रेंट, ये आपका क्या है, बिजनेस को डे टू डे चलाने से संबंधित है, और इसका बेनिफिट भी आपका विदिन 1 ईयर हम लोग ले लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आपका रेंट, स्टाफ सैलरी, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एटसेट्रा कर देते हैं। देखिए, इस तरह के एक्सपेंडिचर जो होते हैं, ये आपका, इसका बेनिफिट हम लोग एक साल में हम लोग इसका ले लेते हैं, और इसका बेनिफिट एक साल में ही एक्सपायर कर जाता है। मींस एक साल में ये एक्सपेंडिचर खत्म हो जाता है। इसीलिए इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, ना कि इसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं। इसीलिए आपका इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग आपका बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपका एक साल में जिसका बेनिफिट हमारा एक्सपायर कर जाता है, जो आपका बिजनेस को डे टू डे चलाने से संबंधित है एक्सपेंस, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल में एक्सपायर कर जाता है। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें मैंने आपको बताया रेंट, स्टाफ सैलरी, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका ये जो है आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वगैरह वगैरह, आपका जो भी एक्सपेंडिचर ये आपका जिसका बेनिफिट एक साल में एक्सपायर कर गया है ना, जैसे डेप्रिसिएशन भी इसमें आ जाएगा। इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आइए देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कुछ जर्नल एंट्री आपका डिस्कस करेंगे, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित है। आपका जो आपका मान लीजिए आपका एट द टाइम ऑफ, ये देखिए इसमें एक क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक और बता दें आपको, यदि आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, और एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट यदि कोई खर्च करते हैं, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। जैसे मान लीजिए आप कोई आपका एसी खरीदे, और एसी खरीदने के बाद उसको आप लाने में जो खर्च लगा, प्लस उसको इंस्टॉल करने में जो खर्च लगा, तो ये सब सभी खर्च आपका उसी आपका एसी के कॉस्ट में जुड़ जाएगा। मींस आपका एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, व्हाटएवर एक्सपेंडिचर आप जो करते हैं, ये सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और वो आपका एसेट के कॉस्ट में जुड़ जाएगा। तो ये देखिए आपका, इसमें हम एक बार और बताते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, यदि कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, आप उस समय कोई खर्च करते हैं, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कहलाएगा। मान लीजिए कि आपका एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई सेकेंड हैंड कार खरीदा, सेकेंड हैंड, अगला आदमी ने पुरानी कार हमको बेच दिया, तो वो कार मेरे लिए तो आपका नया है, भले ही उसके लिए पुराना होगा। अब वो कार हम खरीदे, और उस पे आपका उस समय जिस समय खरीदे, उस पे कुछ हमने रिपेयर पे खर्च किया। तो यदि आप उस कार पे उस समय रिपेयर पे कोई खर्च करते हैं, जब आप परचेज कर रहे होते हैं, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, और वो भी आपका उस कार के कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यदि आपका कोई एक्सपेंडिचर करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ एनी एसेट, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट, तो आप उसको उसी फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में जोड़ देते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। इस पे आपका कुछ जर्नल एंट्री है जिसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। जैसे देखिए आपका ये कुछ एंट्रीज है, इसको हम लोग आज बनाएंगे। यहाँ पे आप देखिए,
पहला एंट्री है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। देखिए इसमें कहता है कुछ एंट्रीज हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें आपका कर है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड स्पेंट 200 फॉर देयर कैरेज। देखिए यहाँ पे हम लोग ने गुड्स खरीदा है, ये आप देखिए यहाँ पे हमने कोई फिक्स्ड एसेट नहीं खरीदा। यदि कोई फिक्स्ड एसेट हम लोग खरीदते तो ये आपके किताब का क्वेश्चन है, डीके गोयल का क्वेश्चन है, ये डीके गोयल बुक का ये क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए हम लोग ने क्या किया कि आपका 10,000 रुपया का एक गुड्स खरीदा, 10,000 का क्या किया गुड्स खरीदा, और इस पे 200 रुपया हम लोग ने कैरेज पे खर्च किया। यदि यहाँ पे कोई मशीनरी खरीदते और तब 200 रुपया उस पे कैरेज पे खर्च करते तब तो हमारा मशीनरी के कॉस्ट में वो जुट जाता। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने क्या किया गुड्स खरीदा, और जब गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स में कैरेज का कॉस्ट को हम लोग जोड़ेंगे नहीं, उसको अलग से लिखेंगे। तो आइए इसका हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, और फिर आपका देखिए दूसरा केस में हम लोग मशीनरी भी खरीदेंगे और फिर देखेंगे हम लोग कि आपका दोनों एंट्री में क्या डिफरेंस है, और ये हम लोग डिफरेंस जो है रियलाइज करेंगे। अब देखिए आपका पहला है गुड्स परचेज किया 10,000 का और 200 रुपया उस पर आपने कैरेज पे खर्च किया। तो पहले तो हम लोग आपका इसको देख लें कि हम लोग जो एंट्री करते हैं आप जो है कैसे आप इसको डेबिट क्रेडिट करते हैं। एक बार फिर से उसको रियलाइज कर लेते हैं। एसेट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये हम लोग ने पढ़ा है, एक बार और देख लेते हैं। एसेट जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं, और एसेट जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटीज डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। इनकम या रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। चलिए इसको एक कोना में हम लिख करके रख देते हैं ताकि आपको बनाने में परेशानी ना हो। अब आप देखिए पहला एंट्री हम लोग को करना है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, 10,000 का गुड्स हम लोग ने परचेज किया। तो गुड्स खरीदेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा एक्सपेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक परचेज नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, और ये इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग करेंगे डेबिट। देखिए परचेज नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा कितना से 10,000 से। अब देखिए इसको गुड्स को खरीद के लाने में कैरेज लगा है 200 रुपया का, तो ये कैरेज को हम लोग परचेज के आपका कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। यदि आपका यहाँ पे कोई मशीनरी परचेज करते या अदर कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते और उसमें कोई कैरेज लगता तो उसी कॉस्ट में उसको हम लोग जोड़ देते। तो यहाँ पे देखिए आपका परचेज किया है आपने गुड्स, इसलिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो इसको डेबिट करेंगे 10,000 से। 200 रुपया उस पर हम लोग ने कैरेज दिया, तो कैरेज को अलग से लिखते हैं हम लोग, कैरेज कैरेज ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस जब इंक्रीज करेगा तो इसको भी हम लोग डेबिट कर देंगे। 200 रुपया से देखिए कैरेज को अलग से डेबिट करेंगे। लेकिन यदि मशीनरी रहता यहाँ पे या अदर कोई फिक्स्ड एसेट रहता तो इस कैरेज को भी उसमें हम लोग ऐड कर देते। अब दूसरा क्या हुआ, कैश घट गया। कैश क्या है भाई, ये हमारा एसेट है, और एसेट जब डिक्रीज कर जाएगा तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट, और ये आपका देखिए 10,200 रुपया से हमारा कैश घटेगा। तो इसका एंट्री करेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट कैरेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। परचेज को डेबिट करेंगे 10,000 से, कैरेज को डेबिट करेंगे 200 से, और ये हो जाएगा 10,200। देखिए ये आपका इसका एंट्री हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट, ये देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा कैश अकाउंट। इस तरह से हम लोग ये एंट्री करेंगे। आपका परचेज, गुड्स परचेज किया और उस पर हम लोग ने कैरेज दिया, तो कैरेज को हम लोग ने अलग से डेबिट किया। यहाँ पे देखिए परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसी में देखिए दूसरा एंट्री हम लोग का है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब आप देखिए हम दूसरा एंट्री आपका यहाँ बताने जा रहे हैं आपको, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि परचेज मशीनरी और कैश ₹50,000। देखिए 50,000 का एक मशीनरी हम लोग ने खरीदा और एंड स्पेंड 500 फॉर इट्स कैरेज। अब देखिए यहाँ पे आप जो है मशीनरी खरीद रहे हैं और यहाँ पे 500 रुपया आप कैरेज दे रहे हैं। दोनों में देखिए डिफरेंस है। जब हम मशीनरी खरीदेंगे तो आपका और कैरेज देंगे, इसको भी हम लोग मशीनरी के कॉस्ट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब हमारा मशीनरी कितना हो जाएगा, देख लीजिए आपका 50,000 ये और प्लस 500 रुपया ये दोनों को हम लोग मशीनरी के कॉस्ट में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमारा अब मशीनरी हमारा कितना का हो जाएगा, मशीनरी हमारा हो जाएगा 50,000 प्लस 500, 50,500 रुपया का हमारा मशीनरी हो जाएगा। तो देखिए दोनों के एंट्री में क्या डिफरेंस है। हम लोग ने जब गुड्स खरीदा था तो कैरेज को अलग से डेबिट किया था, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं और उस समय खरीदते समय जो आप यहाँ पे कैरेज लगा ये हमारा उसमें जुड़ जाएगा। यदि कोई रिपेयर लगता खरीदते समय वो भी हम लोग जोड़ देते हैं, यदि कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगता वो भी हम लोग जोड़ देते, तो आपका कोई ओवरहॉलिंग एक्सपेंस लगता उसको भी जोड़ देते। लेकिन यही रिपेयर जो आपका कुछ दिनों के बाद जब हम लोग करेंगे तो फिर उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। जिस समय आप खरीद रहे हैं एसेट, उस समय यदि आपने रिपेयर पे खर्च किया तो उसको भी हम लोग एसेट के कॉस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे मशीन खरीदा हम लोग ने 50,000 का और 500 रुपया उस पर हम लोग ने खर्च किया उसके कैरेज पे, तो अब हमारा मशीन हो जाएगा 50,500 रुपया का। कितना का मशीन हो जाएगा, 50,500 रुपया का। और यहाँ पे हम लोग मशीनरी को डेबिट करेंगे कितना से, 50,500 से। देखिए मशीनरी का कॉस्ट हो जाएगा 50,500, तो ये हमारा मशीनरी, ये मशीनरी हमारा आया, ये एसेट होता है। और एसेट जब आपका इंक्रीज करेगा, देखिए एसेट जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे, और ये देखिए आपका इसको हम लोग ने डेबिट कर दिया 50,500 से। और कैश पेमेंट किया हम लोग ने तो कैश घट गया होगा, कैश हमारा क्या है, एसेट, और ये आपका देखिए डिक्रीज कर जाएगा, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे 50,500 से। इस तरह से आप देखिए कि 50,500 से मशीनरी को हम लोग ने डेबिट किया और 50,500 से हम लोग ने कैश को क्रेडिट किया। अब आप इसका जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, देखिए इसका एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये 50,500 हो जाएगा। ये देखिए इसका एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 50,500 एंड 50,500। इस तरह से आप देखिए दोनों एंट्री में आपने देखा क्या बेसिक डिफरेंस है। जब हम लोग गुड्स खरीद रहे थे तो वहाँ पे आपका कैरेज को अलग से डेबिट कर रहे थे, लेकिन जब हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो चूंकि ये एसेट है इसलिए आपका कैरेज को उसी कॉस्ट में हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए। चूंकि आपका ये खर्च हमको जिस समय हम लोग मशीनरी खरीदे थे उसी समय कॉस्ट लगा था, इसीलिए वैसे एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान करके मशीनरी के कॉस्ट में जोड़ देंगे।
तो इस तरह से हमने आपको ये दोनों बेसिक डिफरेंस पढ़ाया। इसके बाद आइए कुछ और एंट्रीज हम आपको डिस्कस कर देते हैं। ये देखिए कुछ और एंट्रीज है। ये देखिए अब नेक्स्ट एंट्री है हमारा पेड ₹20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर and 5,000 as wages for the construction of building। देखिए एक बिल्डिंग बना रहे हैं हम लोग। इस बिल्डिंग को बनाने में एक बिल्डिंग बना रहे हैं, इसमें हम लोग को सीमेंट लगा है, सीमेंट 20,000 का लगा है, और टिम्बर लगा है, टिम्बर लगा है 10,000 का, और फिर आपका वेजेस लगा है यहां पे आपका 5,000 का। अब देखिए यहां पे जो भी खर्च लगा, यहां पे मान लीजिए आयरन लगता और कुछ लगता, तो जो भी आपका इसमें खर्च होगा सभी को हम लोग ऐड कर देंगे, और यहाँ पे अलग अलग वेजेस को डेबिट नहीं करेंगे, अदर टिम्बर को डेबिट नहीं करेंगे, अदर आपका सीमेंट को डेबिट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखिए सबको जोड़ करके आपका ये 35,000 रुपया हुआ, और ये 35,000 रुपया से बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये सभी खर्च किया गया किसको बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में। तो यहाँ पे हम अलग अलग आपका सीमेंट टिम्बर वेजेस अलग अलग नहीं लिखेंगे, सभी कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे समराइज करके और आपका एक एंट्री करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपका देखिए सभी कॉस्ट को समराइज करके टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा आया वो आया 35,000 का। इसका मतलब हमारा बिल्डिंग कितना का हो गया, 35,000 का बिल्डिंग हो गया। तो हम लोग यहाँ पे आपका अलग अलग सीमेंट टिम्बर को डेबिट नहीं करेंगे या अलग अलग नहीं लिखेंगे, सभी को जोड़ करके बिल्डिंग नाम का एक एसेट क्रिएट हुआ हमारा, और इसीलिए ये आपका बिल्डिंग को हम लोग बिल्डिंग नाम का एक एसेट अपने पास आया और बिल्डिंग को हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग, देखिए इसका एंट्री करेंगे हम लोग कि बिल्डिंग, बिल्डिंग नाम का हमारा एक एसेट इंक्रीज किया, एसेट इंक्रीज किया, तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। ये आपका देखिए 35,000 से ये हमारा 35,000 का एक बिल्डिंग आपका आया। दूसरा क्या हुआ, देखो कैश चला गया, तो कैश ये सबको पेमेंट किए होंगे, देखो कह रहा है यहाँ पे अमाउंट पेमेंट किया है हम लोग ने 20,000, 10,000 और 5,000 जो पेमेंट किया है, तो कैश हमारा चला गया होगा। तो कैश क्या है, ये हमारा एसेट है, और एसेट जब डिक्रीज कर जाएगा तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट 35,000 से। तो देखिए इसका जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री हो जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा कैश अकाउंट, ये आपका 35,000 का और 35,000 का, इसका एंट्री करेंगे हम लोग बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000 एंड 35,000। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग ने इस ट्रांजैक्शन का एंट्री किया। एक बिल्डिंग को बनाने में जो भी खर्च लगा सभी को हम लोग ने आपका इंडिविजुअल डेबिट नहीं करना है, सभी को आपका उस बिल्डिंग के नाम से डेबिट करना है, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में हमारा सारा खर्च यूज हुआ। इसीलिए आपने यहाँ पे एंट्री किया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 35,000। क्लियर है? इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारा है यहाँ पे परचेज ओल्ड मशीनरी फॉर 20,000। एक पुरानी मशीन हम लोग ने खरीदा, मीन्स कोई आदमी हमको बेचा, उसके पास मशीनरी था, उन्होंने बेचा हमको, तो ये हमारा न्यू हैंड नहीं है, ये पुरानी मशीन खरीदा। तो पुरानी मशीन यदि हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए तो ये नया ही है,
तो हम लोग तो इसको नया ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि आप उसके लिए पुराना होगा जो बेचा होगा। तो एक पुरानी मशीन खरीदे 20,000 का, और इस पे 2500 रुपया इस पे इमीडिएट रिपेयर किए। अब इसको समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि आपका एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो भी आप खर्च करते हैं वो सभी उस आपका एसेट के कॉस्ट में जुड़ जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि 20,000 का एक आपने मशीनरी परचेज किया, और मशीनरी आपका का कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ मशीनरी ये हो जाएगा आपका 20,000 का एक मशीन था। अब आपने क्या किया, इस 20,000 के मशीन पे 2500 रुपया तुरंत खर्च किया। आप एक पुरानी मशीन खरीद रहे हैं और आप उसको जो है कंडीशन में लाने के लिए आपने 2500 रुपया और अपने से खर्च किया उस पर। तो अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट वॉट एवर एक्सपेंडिचर यू हैव इनकर्ड दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। मशीनरी के कॉस्ट में उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। अब हमारा मशीनरी जो हो जाएगा वो आपका, इसमें देखिए ये आपका रिपेयर का जो कॉस्ट है इसको भी इसमें हम लोग जोड़ देंगे, और 2500 ये जुड़ जाएगा। अब ये दाम हो जाएगा इसका 22,500। तो अब हमारा मशीनरी कितना का हो जाएगा, 22,500 का मशीनरी हो जाएगा, ना कि 20,000 का, है ना। अब इसका देखिए हम लोग एंट्री क्या करेंगे। अब यहाँ भी मैंने आपको बताया कि रिपेयर जो आपका यहाँ पे है ये एट द टाइम ऑफ परचेज है, इसीलिए आप इसको मशीनरी कॉस्ट में जोड़ेंगे, रिपेयर को अलग से नहीं जोड़ेंगे। यदि आप बाद में चल के रिपेयर करते तो फिर रिपेयर के नाम से अलग से इसको डेबिट करते, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे उसी समय में, जिस समय में मशीन आपने खरीदा उसी समय में आपने रिपेयर पे खर्च किया, इसीलिए इसको भी हम लोग उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए इसका एंट्री क्या करेंगे, तो आप मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी ये हमारा एसेट हो जाएगा, और एसेट जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, 22,500 से डेबिट करेंगे। और दूसरा देखिए कैश चला जाएगा, तो कैश हमारा फिर से एसेट है, और ये आपका देखिए डिक्रीज कर जाएगा, तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट, ये आपका 22,500 से। तो देखिए 22,500 से एक मशीनरी नाम का एक एसेट इंक्रीज किया और कैश नाम का एक एसेट डिक्रीज किया, तो इसका एंट्री हम लोग करेंगे, मशीनरी डेबिट कर देंगे और कैश को हम लोग करेंगे क्रेडिट। हमें लगता है कि अब ये आपका एंट्री, अब आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि इस तरह का एंट्री हम लोग ने बहुत बनाया है ना। तो अब देखिए आपका इसका एंट्री करेंगे हम लोग, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,500 एंड 22,500, इसका एंट्री हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 22,500 और 22,500 हो गया। इस तरह से हम लोग ने इसका एंट्री किया। तो हमें लगता है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए आपका इसका एंट्री कर दिया हम लोग ने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों किया, क्योंकि हम लोग रिपेयर जो किया था इस बार वो हम लोग एट द टाइम ऑफ परचेज किया था, इसीलिए मशीनरी कॉस्ट में उसको जोड़ेंगे, रिपेयर को अलग से नहीं लिखेंगे। अगला एंट्री जब आपको बताएंगे तो और क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री है पेड ₹500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। देखिए अब किसी मशीनरी को रिपेयर करने में 500 रुपया लगा। अब देखिए अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है ये मशीन खरीद रहे थे उस समय रिपेयर लगा। यदि मशीन खरीदते समय रिपेयर लगता तब तो हम लोग मशीनरी कॉस्ट में जोड़ देते, लेकिन ये जो रिपेयर का खर्च किया गया है ये आपका मशीनरी खरीदते समय नहीं हुआ, ये आपका किसी अदर मशीन पे, आपका जो पुरानी मशीन होगी उस पे रिपेयर पे का खर्च किया गया। तो यदि आप मान लीजिए कि एसेट परचेज करते समय रिपेयर ना करके
रिपेयर आप बाद में खर्च करते हैं तो आप उस रिपेयर को मानेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। यदि आप इसको एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट यदि खर्च करते, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ मशीनरी खर्च करते रिपेयर का खर्च, तब तो हम लोग इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान करके उसको आपका मशीनरी के कॉस्ट में जोड़ देते। लेकिन ये जो आपका रिपेयर का खर्च किया गया है ये बाद में किया गया है, मींस एट द टाइम ऑफ परचेज नहीं किया गया है, इसीलिए इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मान करके क्या मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। और यहाँ पे इसको हम लोग एसेट के कॉस्ट में नहीं जोड़ करके इसको अलग से रिपेयर नाम का एक अलग से हेडिंग डाल के इसको दिखाएंगे, और इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ना कि बैलेंस शीट में। तो आइए इस तरह के इस एंट्री को थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। अब इसका एंट्री क्या होगा, देखो इसका एंट्री हो जाएगा रिपेयर, यहाँ रिपेयर को डेबिट करेंगे, यहाँ मशीनरी को डेबिट नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे रिपेयर को डेबिट करेंगे। रिपेयर हमारा हो जाएगा एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग कर देंगे डेबिट। 500 रुपया से एक रिपेयर नाम का एक्सपेंस बढ़ा तो रिपेयर को हम लोगों ने डेबिट कर दिया। दूसरा ये आपका देखिए क्या हुआ, तो कैश घट गया होगा क्योंकि रिपेयर पे खर्च किए होंगे तो कैश घटा होगा। तो कैश क्या है भाई, कैश हमारा एसेट है, और एसेट जब डिक्रीज कर जाएगा तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो देखिए यहाँ पे 500 रुपया से रिपेयर नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज किया और कैश नाम का एक एसेट डिक्रीज कर गया, तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे इसका हम लोग। देखिए इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री हो जाएगा रिपेयर अकाउंट डेबिट, टू हो जाएगा कैश अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। 500 रुपया से इसको डेबिट कर देंगे और 500 रुपया से क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, बीइंग रिपेयर, बीइंग कर देते हैं एक्सपेंसेस, बीइंग expenses incurred on repair of machinery, being expenses incurred on repair of machinery। इस तरह से मैंने आपको कुछ जर्नल एंट्री आज पढ़ाया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर संबंधित आपका, जो कि बहुत उपयोगी होगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसी की तरह से आप लोग जो है बने रहिए। नेक्स्ट आपका वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन के साथ, जो कि आपका रिलेटिंग टू गुड्स होगा। तो आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। तब तक आप जो है अपना बहुत ही ख्याल रखिए और इस वीडियो को दूसरे के को भी शेयर कीजिए और खुद भी अच्छे से पढ़िए और अपना अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए धन्यवाद।